आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मजेदार, फनी और साइंस फिक्शन एनिमे सीरीज की। इस सीरीज का नाम है अनडेड अनलक। ये एनिमे दो कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एक कैरेक्टर अपनी लंबी लाइफ से बोर हो गया है और मरने के नए तरीके ढूंढता रहता है, और दूसरा कैरेक्टर जो अपने अनलकी होने से परेशान है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनडेड अनलक के एपिसोड नंबर 1 का। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दो अलग अलग सीन दिखाई देते हैं। पहले सीन में हमें एक एरोप्लेन उड़ान भरता दिखाई देता है और एक लड़की उस प्लेन को देखकर बाय बाय कर रही होती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पूरे शहर में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी होती है और एक लड़की उस बर्फ के बीच कहीं जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। हमें दिखाया जाता है कि शहर के टावर पर लगी हुई घड़ी में 12 बजते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। उधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एरोप्लेन की एक साइड की मोटर में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे प्लेन वहीं ब्लास्ट हो जाता है। जो लड़की ये सब देख रही होती है वो रोने लग जाती है। अगले सीन में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये कहानी जापान की शिनोजुकु सिटी में 1 अगस्त 2020 से शुरू होती है। हमें एक लड़की ब्रिज के पास खड़ी हुई दिखाई देती है जो एक लव स्टोरी बेस्ड मांगा पढ़ रही होती है। उसके सामने एक इंसान और बैठा होता है जो जूस पी रहा होता है। हमें पता चलता है कि शुरुआत में जो लड़का लड़की वाला सीन होता है वो मांगा की स्टोरी होती है जो कि ये लड़की पढ़ रही होती है। ये लड़की कहती है, अब मैंने मेरी पसंदीदा मांगा को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, अब मैं चैन से मर सकती हूँ, और ब्रिज से कूदने के लिए रेडी हो जाती है। पर तभी उसके पास बैठा आदमी कहता है, तुम्हें पता है ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर वो लड़की एक चाकू निकाल कर कहती है, मुझे भी इस मांगा की तरह एक लव स्टोरी चाहिए थी, पर मेरी बॉडी की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। वो लड़की आगे आदमी से कहती है, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हें बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाएगी। ये सुनकर वो आदमी इस लड़की के पास आता है, जिससे लड़की के हाथ वाला चाकू आदमी के सीने के अंदर घुस जाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। हमें दिखाया जाता है कि आदमी के मुंह से खून आ जाता है, पर बहुत ही जल्दी वो आदमी एकदम से ठीक हो जाता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सुना ऐसी बीमारी के बारे में जो छूने से फैलती हो। इसके बाद वो आदमी उस लड़की के गालों को पकड़कर उसे ब्रिज के किनारे से दूर फेंक देता है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, अब जल्दी बताओ मुझे कहाँ से ये बीमारी लगेगी? क्या मुझे अंदर से कुछ होगा या बाहर से? जिस पर वो लड़की कहती है, रुको मेरा अनलक आ रहा है। जिसके बाद जहाँ पर वो आदमी खड़ा होता है ब्रिज का वो किनारा टूट कर गिर जाता है और उसके साथ वो आदमी भी नीचे गिरकर ट्रेन के सामने आ जाता है और मर जाता है। वो लड़की ये देखकर रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से एक और इंसान मारा गया। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी का सर उड़ता हुआ लड़की के सामने गिरता है। ये देखकर वो लड़की डर जाती है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस आदमी के सर से पूरी बॉडी बनने लगती है, पर उसके पैर के पंजे नहीं बनते। अब मुझे समझ आया, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम ये केवल दूसरों को बचाने के लिए कहती हो। वो लड़की इस आदमी को ज़ॉम्बी समझकर इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो आदमी के सिंगाड़ों पर मुक्का मारकर वहाँ से भागने लगती है। आदमी भी उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, मुझे तुम उन गुंडे ज़ॉम्बीज़ से मत जोड़ो, मैं अलग हूँ, मैं अनडेड हूँ। मेरे को सवाल है, तुम्हें उनके आंसर देने होंगे। वैसे मैंने तुम्हें अल्लाह कहते सुन लिया था। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आने लगते हैं, जिन्हें देखकर अनडेड कहता है, चलो पहले कहीं और चलते हैं, और अनलक वाली लड़की को पकड़कर उड़ने लगता है। अनडेड उड़ते हुए एक बिल्डिंग पर पहुँचता है, जहाँ पर वो लड़की को बताता है कि वो अगर अपने कटे हुए पैरों को जल्दी जल्दी रीजनरेट करके उन्हें दूर फेंके तो उससे जो मोमेंटम जनरेट होता है उसका यूज करके वो उड़ सकता है। अनलॉक वाली लड़की अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वहां से भागने का ट्राई करती है, पर अनडेड उसे पकड़ लेता है। जिस पर वो लड़की कहती है, तुमने मेरे पैरों को पकड़ा हुआ है, अब मेरा अनलक तुम पर फिर से गिरेगा। जिस पर अनडेड वाला लड़का कहता है, मुझे पता है अगर मैं तुम्हें कपड़ों के ऊपर से छूऊंगा तो उससे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो लड़की कहती है, ठीक है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, वैसे भी मैंने आज मरने का प्लान कर लिया था। जिसके बाद अनडेड उसे जोर जोर से चारों ओर घुमाता है, जिससे अनलक वाली लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है, ठीक है मैं तुम्हें सब बताती हूँ।
उसके बाद वो अपनी स्टोरी सुनाती है। हमें पता चलता है कि एपिसोड की शुरुआत में जो एरोप्लेन वाला सीन होता है वो अनलक वाली लड़की का बचपन का सीन था, जब वो 8 साल की थी। उसके पेरेंट्स किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं, तब वो अपने पेरेंट्स को बहुत देर तक हग करती है और उन्हें किस भी करती है, जिसके बाद एरोप्लेन में ब्लास्ट होता है और सभी लोग मारे जाते हैं। वो लड़की आगे बताती है उसका अनलक कितना ज्यादा बुरा हो सकता है ये उसे छूने पर डिपेंड करता है। ये सुनते ही अनडेड उस लड़की के टॉप के अंदर अपने दोनों हाथ डाल देता है, जिस पर वो लड़की बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और अनडेड से कहती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया मैंने क्या कहा। तभी एक बड़ा सा केले से भरा हुआ बॉक्स एरोप्लेन से नीचे गिर जाता है, जिससे अनडेड वापस से मर जाता है, जिसका फायदा उठाकर अनलक वाली लड़की वहाँ से भागने लगती है। पर तभी अनडेड वापस से खुद को हील कर लेता है और कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला था। हम आगे देखते हैं कि भागते हुए उस लड़की का पैर एक केले पर पड़ता है और वो फिसलकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। लड़की गिरते हुए सोचती है क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही एक केले पर फिसलकर खत्म हो जाएगी? मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है। तभी अनडेड उड़ता हुआ वहाँ आता है और उस लड़की को गिरने से बचा लेता है। अनडेड उससे कहता है बड़ी मुश्किल से मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है जो मुझे फाइनली मार सकता है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दे सकता हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला था। जब तक मैं पता नहीं लगा लेता कि किस वजह से और बड़ा अनलक मेरे ऊपर गिर सकता है, मैं उसे ढूंढता रहूंगा और क्या पता ये सच्चाई में मुझे मार ही दे। जिसके बाद अनडेड उस लड़की को लेकर अपनी खुफिया जगह पर चला जाता है। जब अनडेड जा रहा होता है तब हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो अनलक वाली लड़की और अनडेड को पकड़ने की बात कहते हैं। अगले सीन में अनडेड अपनी खुफिया जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर वो कहता है अच्छा मैं समझा, जितनी देर तुम्हें टच करूंगा उतना ही अनलक मेरे ऊपर गिरेगा। इसके बाद अनडेड कहता है चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो, मैं जितने ज्यादा तुमसे चिपकूंगा मेरे ऊपर उतना ही अनलक गिरेगा। ये सुनते ही वो लड़की अनडेड से बचकर भागने लगती है और अनडेड भी उसके पीछे भागता है। भागते भागते लड़की की जैकेट कहीं से उलझकर गिर जाती है। हमें दिखाई देता है कि लड़की के बहुत ही लंबे बाल होते हैं। जैसे ही लड़की देखती है कि उसकी जैकेट निकल गई है, वो रोना शुरू कर देती है और कहती है अनडेड ने सब देख लिया है और अपने बड़े बालों का रीजन देते हुए कहती है अगर कोई भी बाल काटने वाला मुझे छूता तो वो मारा जाता, इसीलिए मैंने बाल नहीं कटवाए। जिस पर अनडेड उस लड़की के बाल काटना शुरू कर देता है। लड़की कहती है अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम पर अनलक गिरेगा। जिस पर अनडेड कहता है जब तक मैं तुम्हें छू रहा हूँ तब तक मैं सेफ हूँ ना। जिसके बाद अनलक उसके बाल काट देता है। लड़की पूछती है क्या तुम्हें बाल काटने आते हैं? अनडेड कहता है कई साल पहले मैं ये काम करता था। लड़की अपने कटे हुए बालों को देखकर खुश हो जाती है और अनडेड को शुक्रिया बोलती है। अनडेड भी खुश होकर कहता है मैंने तुम्हें टोटल 15 मिनट तक छुआ था, अब देखते हैं कि कितना बुरा अनलक मेरे ऊपर गिरेगा। हम आगे देखते हैं कि अचानक से अनडेड का सर कट जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये वही लोग होते हैं जो अनलक वाली लड़की को पकड़ने की बात कर रहे होते हैं। हमें साथ ही में उस लड़की का नाम भी पता चलता है। उसका नाम होता है फूको इजुमा। उन लोगों का लीडर सबसे पहले अनडेड के कटे हुए सर को एक कैप्सूल में बंद कर देता है, जिससे अनडेड खुद को वापस से रीजनरेट नहीं कर पाता। उसके बाद एक लोग जाकर फूको को हथकड़ी लगा देता है। ये देखकर फूको कहती है क्या तुम लोग मेरे साथ नहीं हो? जिस पर उनका लीडर फूको से कहता है हमारा काम ऐसे लोगों को पकड़ना है जिनकी पावर्स की वजह से दुनिया खतरे में आ सकती है। वो आगे कहता है तुम्हारी पावर्स काफी बढ़िया है, अगर किसी का मर्डर करना हो तो तुम काम आ सकती हो, पर तुम्हारी पावर असर नहीं करती अगर तुम्हें कपड़ों के ऊपर से छुआ जाए, ये तुम्हारी कमजोरी भी है। जिस पर फूको कहती है तुम मेरी पावर्स का कहाँ यूज करोगे? जिस पर उनका लीडर कहता है ये तो सोचने वाली बात है, पर अनडेड ने जरूर तुम्हें इसीलिए पकड़ा होगा। जिस पर फूको कहती है नहीं, वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो बस चैन से मरना चाहता है। जिस पर उनका लीडर उस लड़की को पकड़कर कहता है थोड़ा तमीज से बात करो वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। फूको अनडेड को याद करके रो रही होती है। तभी जो इंसान अनडेड का कैप्सूल पकड़कर खड़ा होता है उस पर एक जोरदार बिजली का झटका गिरता है, जिससे वो इंसान मारा जाता है और अनडेड का कैप्सूल खुल जाता है। बिजली के झटके को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने अभी तक फूको को छुआ नहीं था। इसके बाद अनडेड आकर इन लोगों से लड़ने लगता है। इनका लीडर कहता है गोली से कुछ नहीं होगा, हमें इसे काटना पड़ेगा, ये भले ही अमर है पर इसे लड़ना नहीं आता। जिसके बाद सभी लोग चाकू लेकर अनडेड पर हमला करते हैं। अनडेड कहता है तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता? जिसके बाद अनडेड अपने सर पर लगी हुई एक प्लेट को हटाता है और कहता है मेरे पास करीब 100 साल तक की मेमोरीज है, मैं ये प्लेट लगा कर रखता हूँ क्योंकि मेरे ब्रेन में इतना स्पेस नहीं है कि ये इतनी मेमोरीज रख पाए, इसीलिए मैं ये प्लेट लगा कर रखता हूँ जिससे और नई मेमोरीज स्टोर ना हो पाए। इसके बाद अनडेड
एक ही झटके में उन सभी लोगों को मार देता है। अब उसके सामने बस उनका लीडर बचता है। उनका लीडर अनडेड से कहता है, अगर तुम ज्यादा आगे आए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। तुम्हारे पास बस एक ही तरीका है इस लड़की को बचाने का, अगर तुम अपना सर चुपचाप काट कर बिना रीजनरेट करे मेरे हवाले कर दो। जिसके बाद अनडेड वही करने लगता है। फूको उससे मना करती है, फिर भी अनडेड अपना सर काटने लगता है और अपना सर लीडर की तरफ फेंक देता है। फूको सोचती है, इससे बचाने का बस एक ही तरीका है, मुझे पता है बहुत बड़ा अनलक कैसे गिराना है। इसके बाद फूको अपने आप को लीडर से छुड़ाकर अनडेड के सर की तरफ जंप करती है और उसे एक किस कर लेती है। लीडर अनडेड का सर पकड़ लेता है और कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रही थी? जिस पर फूको कहती है, अब तुम देखोगे मेरे अनलक की पावर। ये सुनकर अनडेड समझ जाता है और खुद की बॉडी को रीजनरेट करके लीडर को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, जब तुम मेरे और फूको के पीछे आए तभी तुम्हारा सारा लक खत्म हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मीटियोर अनडेड के ऊपर गिरता है जो सब चीजों को तबाह कर देता है, पर फूको बच जाती है। जैसे ही धूल हटती है हमें दिखता है कि अनडेड भी जिंदा बच जाता है। अनडेड को जिंदा देखकर फूको खुश हो जाती है। बाद में वो लोग एक दूसरे को खुद का नाम बताते हैं। जब फूको अनडेड से उसका नाम पूछती है तब अनडेड कहता है कि उसे याद नहीं, जिस पर फूको उसका नाम एंडी रख देती है। आगे एंडी एक किस की वजह से हुई इतनी तबाही देखता है, तब वो फूको से सेक्स करने के लिए कहता है। फूको ये सुनते ही फिर से भागने लगती है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एंडी फूको के पीछे भाग रहा होता है। फूको सोचती है कि मैं अपने अनलक की वजह से परेशान थी और एंडी से नफरत करती थी, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि एंडी की वजह से मैं किसी के साथ रह सकती हूँ। पर तभी एंडी फूको को पकड़ लेता है और उसके साथ सेक्स करने के लिए कहता है। एंडी कहता है कि ये एक नया रूल है जो कि पिछले 2 रूल जैसे कितना छूना है और कितने दूर तक छूना है उनके जैसा ही है, पर ये रूल उन दोनों से ज्यादा अनलक लेकर आएगा। एंडी की बातों को सुनकर फूको सोचती है, शायद मैं गलत हूँ। एंडी मुझे बस एक चीज की तरह समझता है जो उसे मारने में हेल्प करेगी। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। मैं अपना फर्स्ट टाइम सेक्स इस चूतिए के साथ नहीं कर सकती हूँ। मुझे कुछ तो करना होगा। इससे पहले एंडी मेरे साथ कुछ करे। उसके बाद फूको को एक आइडिया आता है। फूको एंडी से कहती है, ऐसे ही किसी पर अनलक नहीं गिरता। मैं जिसे पसंद करती हूँ उस पर सबसे ज्यादा अनलक गिरेगा। मैंने मॉम, डैड और तुम्हारे अलावा मेरे दादाजी को भी किस किया था, पर उन्हें बस हल्की सी चोट आई थी। पर उनकी मौत उससे 3 साल बाद हुई थी, क्योंकि मैं मेरे दादाजी से नकली दांतों की वजह से बहुत ज्यादा डरती थी। आगे फूको एंडी से कहती है, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करने का ट्राई किया तो मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत करूंगी और तुम्हें कभी भी ढंग की मौत नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर एंडी बात समझ जाता है और कहता है, ठीक है, मतलब जब तक तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तब तक मुझे तुम्हें सेफ रखना है। जिसके बाद एंडी फूको को उसके साथ चलने के लिए कहता है। आगे दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे होते हैं। फूको कहती है, आखिर तुम इतने हथियार को क्यों इकट्ठे कर रहे हो? जिस पर एंडी कहता है, जिन लोगों ने हम पर हमला किया था उनसे बचने के लिए मैंने ये हथियार इकट्ठे किए हैं। जिसके बाद एंडी फूको को एक कवच पहना देता है और उस पर अलग अलग हथियार ट्राई करता है, पर फूको को कुछ नहीं होता। फूको कहती है कि आखिर मुझे ये कवच क्यों पहनना है? जिस पर एंडी कहता है, जिन लोगों ने हम पर हमला किया था वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। आगे एंडी फूको को उन लोगों के बारे में बताता है। एंडी कहता है, वो लोग हम जैसे हैं जिनके पास इस दुनिया के रूल्स को बदलने की पावर होती है। उन्हें नेगेटर्स कहते हैं, यानी कि हम भी नेगेटर्स ही हैं और ये लोग हम जैसे लोगों पर नजर रखते हैं। उन लोगों को हमारी पावर्स के बारे में पता है, पर हमें उनकी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उनसे लड़ना काफी खतरनाक हो सकता है। हम केवल उनसे भाग सकते हैं। उन लोगों ने मुझे 50 साल पहले पकड़ लिया था। उसके बाद 10 साल तक मुझ पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए। अगर वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारे अनलक के रूल्स को कंफर्म करने के लिए ये लोग कितने लोगों को मार देंगे। इसके अलावा हो सकता है वो तुम्हारी उंगली को काट कर देखें कि उसके बाद भी अनलक काम करता है या नहीं। ये सुनकर फूको डर जाती है और भागने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फूको और एंडी नेगेटर पकड़ने वालों से बचने के लिए एक बाइक पर सवार हो जाते हैं और रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं। फूको एंडी से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर एंडी कहता है, हम बस चलते ही जाएंगे। जिस पर फूको कहती है, इससे तो हम पकड़े जाएंगे, फिर कल की तरह कहीं फिर से मेरे लिए तुम्हें खुद को सेक्रीफाइस ना करना पड़े। जिस पर एंडी कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक तुम मेरे प्यार में नहीं गिरती मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फूको कहती है, तुम अभी भी हार नहीं माने हो।
तभी हम देखते हैं कि बाइक के ऊपर से आसमान में एक क्रैक आ जाता है, जिसको देखकर एंडी सतर्क हो जाता है और कहता है, वो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। 50 साल पहले भी जब मुझे पकड़ा गया था तब भी वो लोग ऐसे ही आए थे। हम देखते हैं कि एक रोबोट बाइक पर हमला करता है, जिससे एंडी उस रोबोट के नीचे आके मर जाता है, पर फूको दूर जाकर गिरती है। जैसे ही फूको उठकर एंडी के पास जाने लगती है, हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसके नीले बाल होते हैं। फूको आगे भागने का ट्राई करती है, लेकिन वो उस आदमी की तरफ खिंची चली जाती है। रोबोट उस आदमी से कहता है, हमारा मिशन अनडेड को पकड़ना है और अनलॉक को मारना है। पर वो आदमी कहता है, अरे मरने से पहले मुझे इस लड़की से कुछ बात करनी है। तभी एंडी खुद को हील करके रोबोट पर हमला करने का ट्राई करता है, पर हम देखते हैं कि वो फिर से जमीन पर गिर जाता है, जिस पर नीले बाल वाला लड़का कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। एंडी सोचता है, पता नहीं क्यों पर मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तभी रोबोट एंडी को एक जोरदार किक मारता है, जिससे एंडी दूर जाकर गिरता है। एंडी देखता है कि अब वो अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा है, जिस पर एंडी समझ जाता है कि उसकी मसल्स पंक्चर हो गई थी, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी फूको चिल्लाकर एंडी को बताती है, मेरे पास जो आदमी खड़ा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पर एंडी कहता है, फिर तुम अपने हाथ कैसे हिला पा रही हो? एंडी आगे बताता है कि ये दोनों लोग एक्सटर्नल मूवमेंट निगेटर हैं। इसका मतलब ये लोग तुम्हारी मूवमेंट को रोक लेते हैं। इनका काम भले ही सेम हो, पर इनकी पावर्स अलग अलग हैं। रोबोट तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज कर देता है, जबकि वो आदमी तुम्हारे मन को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद रोबोट आकर एंडी को फिर से पंच मारता है। एंडी भी उसको पंच मारता है, जिसके बाद एंडी कहता है, मैं समझ गया तुम्हारी पावर्स को कैसे रोकना है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को पंचेस मारने लगते हैं। दूसरी तरफ फूको नीले बाल वाले आदमी से बात करती है और पूछती है, क्या तुम लोग हमारा पीछा हमेशा करते रहोगे? जिस पर वो आदमी कहता है, तुमने जो मीटरॉइड गिराया था उसकी वजह से तुम्हारा हंटिंग लेवल 5 से 8 हो गया है। तुम कहीं भी जाओ, हमारे जैसे निगेटर्स तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। जिस पर फूको कहती है, क्या तुम भी निगेटर हो? अगर हो तो फिर लोग तुम्हें क्यों नहीं पकड़ रहे? तभी हम देखते हैं कि रोबोट एंडी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे एंडी का सर अलग होकर दूर गिरता है। आगे नीले बाल वाला लड़का फूको को बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम एंटी अनआइडेंटिफाइड फिनोमिनल कंट्रोल है। इसको शॉर्ट में यूनियन भी कहते हैं, जिसमें टोटल 10 निगेटर्स हैं, जिनका काम उनके अलावा बाकी के निगेटर्स को पकड़ना है। इसके बाद फूको कहती है, अगर हम भी तुम्हें ज्वाइन कर लें तो फिर हमें कोई भी नहीं पकड़ेगा। पर हम देखते हैं कि रोबोट वहां आ जाता है और फूको से कहता है, केवल 10 सीट्स ही हैं और वो सारी भरी हुई हैं। जब तक उनमें से कोई मर नहीं जाता तब तक कोई जगह खाली नहीं है। और फूको को मारने के लिए पंच मारता है, पर तभी एंडी खुद को हील कर लेता है और फूको को बचा लेता है। एंडी फूको से कहता है, ठीक है, फिर हम इन दोनों को मार देंगे और उनकी जगह ले लेंगे, फिर हम पर कोई हमला भी नहीं करेगा। जिसके बाद फूको इस बात पर अग्री कर जाती है और अपना ग्लव उतार कर थोड़ी देर के लिए एंडी को टच करती है और उसके बाद वहां से भाग जाती है। ये देखकर नीले बाल वाला आदमी कहता है, फूको ने एंडी को छुआ है, पर उसने बहुत ही थोड़ी देर के लिए छुआ था, तो उससे कुछ नहीं होगा। फूको आगे भागते हुए कहती है, मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा अनलग गिरने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। फूको की बात सुनकर रोबोट और नीले बाल वाला लड़का कंफ्यूज हो जाता है और एंडी धीरे धीरे उनकी तरफ चलना शुरू कर देता है। तभी एक पेट्रोल से भरा हुआ ट्रक एंडी के ऊपर पलट जाता है और उसमें से एक जोरदार विस्फोट होता है। हम देखते हैं कि एंडी उड़ता हुआ खुद को हील कर रहा होता है, पर रोबोट और नीले बाल वाला लड़का सही सलामत बच जाते हैं। जिसके बाद एंडी उससे बचने के लिए पास वाली एक बिल्डिंग में छुप जाता है और वो लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। एंडी सोचता है, जब तक तुम्हें निगेटर्स की पावर का पता नहीं होता उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल होता है। एंडी रोबोट के पिछले हमले के बारे में सोचता है और मनी मन में कहता है, जैसे ही रोबोट ने लड़ने का पोज बनाया था वैसे ही मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। इसका मतलब रोबोट के अटैक को अवॉइड नहीं किया जा सकता और एंडी इसे अनअवॉइडेबल कहता है। पर एंडी को नीले बाल वाले लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। एंडी सोचता है कि उसे छुपकर हमला करके उसकी पावर्स का पता लगाना होगा। हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में एंडी होता है उस बिल्डिंग को गिराने के लिए पूरी बिल्डिंग्स में डायनामाइट लगे होते हैं, जिनसे अचानक से विस्फोट होते हैं और पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। हमें फूको भागती हुई दिखाई देती है
जो कहती है क्या ये मेरी वजह से हुआ या ये कोई इत्तेफाक था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबोट बिल्डिंग के गिरने के बाद बच जाता है। वो कहता है अगर ये रोबोट का सूट नहीं होता तो मैं कब का मर चुका होता। ये लड़की इसीलिए लेवल 8 का थ्रेट है, ये पूरी तबाही ला सकती है। तभी रोबोट को बिल्डिंग के मलबे में अनडेड का हाथ मिलता है, जिसको देखकर रोबोट नीले बाल वाले आदमी को बुलाते हुए कहता है हमने अनडेड को पकड़ लिया है, बस अब अनलक बचा है। पर हम देखते हैं कि धुएं में रोबोट के पीछे से अनडेड आता है और कहता है तुम्हें ये तो पता होगा कि मेरा कोई भी बॉडी पार्ट 30 सेकंड के लिए अलग रहता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। रोबोट अपने अटैकिंग पोज में आ जाता है, पर अनडेड अपनी उंगली रोबोट की आई के अंदर शूट कर देता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे इस पोज की वजह से बॉडी पैरालाइज हो जाती है, पर इसका मेरे खुद के बॉडी पार्ट्स को शूट और हील करने की पावर्स पर कोई असर नहीं होता। हम आगे देखते हैं कि एंडी की उंगली बुलेट की रफ्तार से रोबोट के अंदर जाती है और उसके अंदर बैठे इंसान को मार देती है। लास्ट में एंडी कहता है तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में थोड़ा और पता होना चाहिए था। आगे हम देखते हैं कि नीले बाल वाला लड़का रोबोट को मरा हुआ देखता है, जिस पर वो एंडी से कहता है अब हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए एक सीट खाली हो चुकी है। जिस पर एंडी कहता है शायद तुमने ठीक से नहीं सुना, मुझे पूरी 2 सीट चाहिए। जिसके बाद दोनों लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंडी कहता है आखिर मुझे इसकी पावर जानने के लिए मरना ही पड़ेगा, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। इसके बाद दोनों लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। नीले बाल वाला लड़का बड़ी आसानी से एंडी के सभी पंचेस को रोक देता है। तभी वहाँ पर फूको आ जाती है। फूको अपने साथ एंडी की तलवार भी लेकर आती है। एंडी तलवार को उसकी तरफ फेंकने को कहता है और उसके बाद एंडी तलवार से जैसे ही हमला करने वाला होता है, नीले बाल वाला लड़का उसे रोक देता है, जिससे एंडी वहीं पर एक ही पोज में रुक जाता है। नीले बाल वाला लड़का एंडी से कहता है मैंने देख लिया कि 1 सेकंड को तुम रुक गए थे, तुम इतने सालों से जी रहे हो, उसके बाद भी तुम लोगों को मारने में हिचकिचाते हो। क्या ये इसीलिए है कि तुम लड़की के सामने ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। तभी फूको ग्लव उतार कर नीले बाल वाले लड़के को छूने का ट्राई करती है, पर वो लड़का बड़ी ही आसानी से बच जाता है। जिसके बाद नीले बाल वाला लड़का कहता है मैं तुम्हें अपनी पावर्स के रूल्स नहीं बताऊंगा, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि जब तक मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो और ना ही मुझे हरा सकते हो। इसके बाद वो आदमी कहता है अब ये बताओ कि तुम दोनों में से कौन मेरी टीम में शामिल होना चाहेगा। ये सुनकर एंडी कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये लड़की तुम्हारी टीम को ज्वाइन करेगी। ये सुनकर फूको एंडी से लड़ने लगती है और कहती है ये लोग तुम्हें पकड़कर फिर से तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जिस पर एंडी कहता है मैं फिर से इन लोगों से बचकर भाग जाऊंगा और चाहे तुम तब तक बूढ़ी हो जाओ, मैं तुम्हें एक ऐसी रात दिखाऊंगा जो तुम कभी भी नहीं भूल पाओगी। ये बात फूको को दिल पर लगती है, जिससे वो रोने लगती है और कहती है ठीक है। इसके बाद फूको नीले बाल वाले आदमी से कहती है दूसरी तरफ देखो। वो कहती है कि मैं अभी अनडेड के साथ कुछ एडल्ट करने वाली हूँ, इसीलिए तुम दूसरी तरफ देखो। फूको रोते हुए कहती है मेरे इस बॉडी की वजह से मैंने एक भी पल रोमांस नहीं किया, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। एटलीस्ट मेरी वजह से तुम अच्छे से मर तो पाओगे। ऐसा बोलकर फूको अपनी टी शर्ट उतार देती है। ये देखकर नीले बाल वाला आदमी हंसने लगता है और कहता है तुम दोनों की स्टोरी ने मुझे बहुत ही इमोशनल कर दिया है। मैं तुम लोगों को अलग करके उसका पाप नहीं लेना चाहता, वरना मुझे गंगा नहानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं तुम्हें मेरी टीम के एक मेंबर को मारने का मौका दूंगा, जिससे तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। वो बताता है कि 5 अगस्त को बिकाल नदी के किनारे एक मेंबर आएगा जो कि नेगेटर को पकड़ने के लिए आया होगा। तुम उसको मार दो और उसके बाद तुम टीम ज्वाइन कर पाओगे मेरे भाई। उस आदमी ने लाल टाई पहनी होगी और उसके मुंह पर एक निशान बना होगा। तब तक तुम देखना कि तुम लोगों को कोई और ना मार दे। ऐसा बोलकर नीले बाल वाला लड़का वहां से चला जाता है। इसके बाद एंडी फूको को कपड़े पहनाता है और कहता है मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ कि किसी के साथ ऐसे ही सेक्स कर लूं, तो आगे से ऐसे करने की सोचना ही मत। उसके बाद एंडी फूको को रसिया चलने के लिए कहता है,
जहाँ पर लाल टाई वाला आदमी आने वाला है। एंडी कहता है हमें वहाँ पर कुछ मेरे पुराने दोस्त भी मिलेंगे जो हमारी लड़ाई में हमारी मदद करेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 1970 में एंडी लैब के एक रूम नंबर 1859 में कैद होता है। इस लैब का नाम यूनियन आइसोलेशन फैसिलिटी होता है। हमें दिखाया जाता है कि एंडी अपनी उंगली काट कर खून से दीवार पर एक लड़की के लिए हैप्पी बर्थडे गाना लिख देता है। ये लड़की लैब के बाहर से ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। अगले सीन में हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। हमें पिंक बालों वाली लड़की दिखाई देती है जो एंडी की लोकेशन को ट्रैक कर रही होती है। एंडी और फूको दोनों एक बोट से रसिया जा रहे होते हैं। एंडी बोट पर मजे कर रहा होता है पर फूको डर की वजह से सीट के नीचे छुपी होती है। एंडी फूको से पूछता है आखिर तुम डर क्यों रही हो। फूको कहती है कि तुमने ध्यान नहीं दिया, जिसने रेड टाई वाले आदमी का पता बताया था उसने हम लोगों से क्या कहा था। उसने कहा था कि यूनियन के लोग रास्ते में तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारा पीछे जरूर आएंगे। तभी अचानक से बोट पर एक जेट हमला करने लगता है। बहुत सारी मिसाइल्स और गोलियां बोट की तरफ चलने लगती हैं। ये देखकर फूको और ज्यादा डर जाती है। एंडी फूको से कहता है ये मेरी बोट है, तुम टेंशन मत लो, हम पलक झपकते ही रसिया पहुंच जाएंगे। ये सुनकर फूको कहती है उससे पहले कहीं हमारी बोट डूब न जाए। जिस पर एंडी कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारे अनलक की हेल्प से बचकर निकल जाएंगे। आगे एंडी बोट से बाहर आ जाता है और अपने हाथ को एक जेट की तरफ शूट करता है जिससे जेट क्रैश हो जाता है। ये देखकर फूको कहती है कि क्या अब हम यूनियन में शामिल हो सकते हैं। जिस पर एंडी कहता है नहीं, पहले हमें यूनियन के 10th मेंबर को मारना होगा जिसके ऊपर एक सोने का साइन बना हुआ होगा। हमें इससे पहले जो 2 लोग मिले थे उनके ऊपर भी ये साइन बना हुआ था। एंडी आगे बताता है कि मुझे लगता है कि सभी 10 मेंबर्स इस साइन को रखते हैं, तो जिसके पास भी ये साइन होगा हमें उसे मारना होगा। मैं ऐसे और 3 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये साइन पहन रखा था। सबसे पहले एक तलवार बनाने वाला है, मैंने अपनी तलवार उसी से चुराई थी। ऐसा बोला जाता है कि उसके द्वारा बनाई हुई चीज टूटती नहीं है, इसीलिए उसका नाम अनब्रेकेबल है। इसके अलावा दूसरा एक इंजीनियर जैसा एक आदमी है जिसने 50 साल पहले मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और तीसरी एक लड़की है जिसने मुझे पहले पकड़ा था, उसने एक इनविजिबल बैरियर के अंदर मेरे सर को कैद कर लिया था। मैं भले ही अनडेड हूँ पर मुझे हराया जा सकता है। अगर हमारा सामना उस लड़की से हुआ तो बचना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके बाद एंडी बोट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खतरा कितना बड़ा है। मैंने सोच लिया है कि हमें रेड टाई वाले आदमी को मारना है। इसके बाद एंडी फूको से कहता है अगर कुछ हुआ भी तो तुम्हारा अलग तो है ही। और वो फूको से फिर से उसे अलग देने को कहता है, जिस पर फूको कहती है कि तुम फिर से चालू हो गए। आगे हम देखते हैं कि स्पेस सैटेलाइट से एक मिसाइल आकर बोट पर जा गिरती है। हमें दिखाया जाता है कि ये मिसाइल पिंक बालों वाली लड़की ने शूट की होती है जिसने पहले एंडी को पकड़ा था। वो लड़की कहती है मुझे पता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले होगे और तुम इस हमले से बच गए होगे। आखिर तुम ही तो हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। हम देखते हैं कि हमले की वजह से बोट डूब जाती है। एंडी पानी के अंदर तैर रहा होता है पर वो देखता है कि फूको पानी में बोट के मलबे के नीचे दब गई है। एंडी फूको को बोट के नीचे से बाहर निकाल कर ऊपर लेकर आता है पर उसे रास्ते में कुछ शैतानी आइडिया आ जाता है। अगले सीन में एंडी फूको को लेकर बोट के आधे तैरते हुए टुकड़े के ऊपर लेटा देता है। जैसे ही फूको को होश आता है एंडी फूको को यूनियन के लोगों के सामने सरेंडर करने को कहता है। ये सुनकर फूको चौंक जाती है। एंडी कहता है कि हम सच्ची में सरेंडर थोड़ी ना कर रहे हैं। जिसके बाद एंडी कहता है कि मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्या तुम्हारा अनलक को कंट्रोल किया जा सकता है। जिस पर फूको कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। एंडी फूको को बताता है कि तुम्हारा अनलक तुम्हारे आसपास की चीजों का यूज करता है, पर जब तुमने हेयर कट करवाया था या गाल पर किस किया था तब इसने बहुत दूर की चीजों को तुम्हारे पास खींच कर लाया था, जैसे मीटरॉइड और बिजली का गिरना। इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें तुम्हें प्यारी लगती हैं वो उतने ही अनलक को लाने के लिए ऐसी चीजों का यूज करता है जो तुम्हारे आसपास नहीं है। ये सुनकर फूको शर्मा जाती है और सोचती है कि इस आदमी की वजह से मैं रोमांस के बारे में जो भी सोचती थी वो बदलता जा रहा है। आगे एंडी कहता है अगर मेरा तुक्का सही है तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैंने उपाय खोज लिया है।
ये सुनकर फूको को कुछ समझ नहीं आता, पर फूको जैसे ही अपनी ब्रा देखती है उसे लगता है कि आखिर ये मेरी टी शर्ट के बाहर कैसे आ रही। जिस पर एंडी बताता है कि तुम्हारे फेफड़ों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी चेस्ट को दबाने के लिए तुम्हारे तरबूजों को साइड कर दिया था। ये सुनकर फूको बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि तुमने और कुछ तो नहीं किया ना। आगे एंडी कहता है कि इससे कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे तुम्हें मुंह से सांस देनी पड़ी। तभी हम देखते हैं कि पानी में डूबे हुए शिप के हिस्से में एक तेज ब्लास्ट हो जाता है जो एंडी और फूको को हवा में उछाल देता है और वो दोनों एक जेट के ऊपर जा गिरते हैं। इसके बाद एंडी अपनी तलवार से उस जेट के पायलट को मार देता है और जेट नीचे गिरने लगता है। आगे हम देखते हैं कि एंडी और फूको दोनों जेट के अंदर जाकर जेट को कंट्रोल कर लेते हैं। एंडी फूको से कहता है अब हमें बस पता लगाना है कि कितना टच करने से कितना अनलॉक आता है, उसके बाद हम तुम्हारे अनलॉक को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। पर तभी फूको एंडी की बात से सहमत नहीं होती। एंडी कहता है कि अब हमें सफर के लिए जेट मिल गया है, अब हम जल्दी से रशिया की बैकाल सिटी में होंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद जेट में सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड चालू हो जाता है। ये देखकर एंडी फूको को लेकर जेट से कूद जाता है और जेट हवा में ब्लास्ट हो जाता है। फूको एंडी से पूछती है कि आखिर ये प्लेन ब्लास्ट कैसे हो गया, जिस पर एंडी कहता है कि शायद यूनियन के लोगों को पता चल गया था कि हमने उनका जेट चुरा लिया है। इसके बाद फूको कहती है अब हम सेफली नीचे कैसे उतरेंगे, जिस पर एंडी कहता है मेरे पास 5 पार्ट लैंडिंग टेक्निक है। जैसे ही एंडी ऊंचाई से फूको को लेकर जमीन पर उतरता है, सबसे पहले पार्ट पर उसके दोनों पंजे टूट जाते हैं, फिर उसके काफ्स टूट जाते हैं, उसके बाद उसके पुछवाड़े की हड्डियां टूट जाती हैं, फिर उसकी पीठ की हड्डियां टूट जाती हैं और आखिरी में वो सर के बल गिरता है और फूको को सेफली लैंड करवाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों बैकाल की एक झील के किनारे पहुंच जाते हैं। एंडी फूको को बताता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी, साफ और गहरी ताजे पानी की झील है, हमें रेड टाई वाला आदमी यही मिलेगा। फूको इतनी सुंदर झील को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद एंडी उसे आसपास घूमने के लिए कहता है और साथ ही बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो शायद यूनियन के लोग यहाँ पर खुले में हमला नहीं करेंगे। मैं तब तक अपने पुराने साथियों से मिलकर आता हूँ, हो सकता है कि हमें कुछ समय के लिए अलग ही रहना पड़े। ऐसा बोलकर एंडी वहाँ से जाने लगता है। फूको उसे रोकते हुए कहती है क्या होगा अगर जिसे हम मारने आए हैं वो एक अच्छा इंसान निकला, जिस पर एंडी कहता है मैं डिसाइड कर चुका हूँ, उसे अब मरना ही होगा। इसके बाद एंडी फूको से उसकी फेवरेट फिश के बारे में पूछता है और कहता है कि मेरा दोस्त एक रेस्टोरेंट चलाता है, मैं वहाँ पर हम दोनों के लिए एक सीट बुक करवाता हूँ। ऐसा बोलकर एंडी वहाँ से चला जाता है। एंडी के जाने के बाद कुछ लड़के आकर फूको से बात करने का ट्राई करते हैं, पर फूको उनसे डरकर वहाँ से भाग जाती है। फूको सोचती है कि ऐसे कैसे एंडी उसे अकेला छोड़ के चला गया, फिर सोचती है कि अगर वो नहीं होता तो मैं शायद अब तक जिंदा भी नहीं होती। तभी फूको को एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की बीच पर एक पेंटिंग बना रही होती है। फूको उसकी पेंटिंग को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उससे बात करने लगती है। वो लड़की भी एक जापानीज इंसान को रसिया में देखकर खुश हो जाती है। वो लड़की फूको से कहती है मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, ये जापान के हाई स्कूल की यूनिफॉर्म जैसी है ना, जिस पर फूको उसे बताती है कि वो कभी स्कूल ही नहीं गई। आगे बात करते हुए वो लड़की फूको को उसके साथ पेंटिंग बनाने को कहती है। इसके बाद दोनों लोग बीच के किनारे बैठकर पेंटिंग बनाने लगते हैं। पिंक बालों वाली लड़की फूको से कहती है आखिर तुम्हें क्या पसंद है, वो चीज जो कभी नहीं बदलती या जो हमेशा बदलती रहती है। मुझे तो वो चीजें पसंद है जो कभी नहीं बदलती, इसीलिए मुझे आर्ट पसंद है। तुम पेंटिंग करके इस बदलती हुई दुनिया को भी कैप्चर कर सकती हो। इसके बाद वो लड़की फूको से पूछती है तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, जिस पर फूको कहती है ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सोच कर बताऊंगी। इसके बाद रात हो जाती है और फूको अपनी पेंटिंग भी कंप्लीट कर लेती है। आगे फूको शर्माते हुए अपनी पेंटिंग पिंक बालों वाली लड़की को दिखाती है। हम देखते हैं कि उस पेंटिंग में मून के आसपास सितारे बने होते हैं, जिन्हें देखकर फूको कहती है मैंने स्कूल में सीखा था कि चांद और सूरज दोनों के आसपास कोई नहीं है, इसीलिए मैंने चांद के अकेलेपन को दूर करने के लिए सितारे बना दिए। इसके बाद फूको उस लड़की से कहती है मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। कुछ समय पहले तक मैंने खुद को बदलने का बहुत ट्राई किया, पर मुझे कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने खुद को मारने की भी कोशिश की थी। पर 4 दिन पहले मुझे एक अजीब इंसान मिला
उसने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी करी। चारों तरफ धमाके और खूब सारी भाग दौड़ पर उसने मुझे चेंज कर दिया, जिसकी वजह से मैं आज तुम्हारे साथ ये पेंटिंग बना पाई हूँ। मैं खुद को ऐसे बदलता हुआ देखना चाहती हूँ। ये सब सुनकर वो लड़की पानी की तरफ चली जाती है और पानी पर चलने लगती है। वो फूको से कहती है, पता नहीं क्यों पर तुम्हारे शब्दों को मैं महसूस कर पा रही हूँ। शायद ये मेरे बूढ़े होने की वजह से है। हम देखते हैं कि उस लड़की के चारों ओर की जमीन और उसके साथ पानी और उसमें तैर रही मछलियां भी हवा में उड़ने लगती हैं। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की एक रेड टाइप पहन लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि जिस यूनियन मेंबर की खोज में एंडी और फूको यहाँ आए थे वो ये लड़की ही है। उस लड़की को हवा में देखकर फूको बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है और अपनी तलवार से उस लड़की पर हमला करता है। हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम गैना होता है। ये वही लड़की होती है जिसे एंडी एपिसोड के स्टार्टिंग में बर्थडे विश करता है। एंडी फूको को उस लड़की के बारे में बताता है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे पहले पकड़ा था। आगे हम देखते हैं कि गैना के सर पर एक बड़ी सी टोपी आ जाती है और गैना कहती है, जब तक स्कैन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं इन लोगों के साथ खेलूंगी। उसके बाद हवा में जमीन तक सीढ़ियां बन जाती हैं जो कि पानी से बनी होती हैं। गैना नीचे उतरते हुए कहती है, मुझे बॉस ने पहले ही बता दिया था कि तुम लोग मुझे मारकर यूनियन ज्वाइन करना चाहते हो, पर उसके लिए तुम्हें पहले मुझे चेंज करना होगा। एपिसोड में हम देखते हैं कि नीले बाल वाला आदमी जिसने एंडी और फूको को गैना के बारे में बताया था, वो एंडी के साथ उसकी फाइट को याद कर रहा होता है और सोचता है कि बहुत दिनों बाद मुझे ऐसी फाइट करने को मिली थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उसे शैन कहकर बुलाती है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मुई होता है। शैन मुई से कहता है, तुम तो हमारे लीडर के साथ थी ना, क्या वो मीटिंग इतनी जल्दी खत्म भी हो गई? जिस पर मुई कहती है, हाँ मैंने उन्हें रिपोर्ट बनाकर दे दी थी। जिसके बाद मुई शैन को एंडी, फूको और गैना की लड़ाई के बारे में बताने लगती है। अगली सीन में हम एंडी, फूको और गैना की लड़ाई पर शिफ्ट होते हैं। एंडी को देखते ही गैना एंडी की तरफ उससे मिलने के लिए भागती है, पर एंडी अपनी तलवार निकालकर गैना को काटने का ट्राई करता है, पर गैना की पावर उसके आसपास एक बैरियर बना लेती है, जिसकी वजह से गैना बच जाती है। ये देखकर एंडी कहता है, आखिर मैं अभी भी तुम्हारे रूल की वजह से तुम्हें काट नहीं सकता हूँ। गैना गुस्से में एंडी से कहती है, हम 40 साल बाद मिल रहे हैं और तुम्हें मुझे काटने की पड़ी है। गैना को देखकर फूको उससे पूछती है, क्या तुमने सही में 50 साल पहले एंडी को पकड़ा था? तुम तो मेरी उम्र की लग रही हो। ये सुनकर गैना खुश हो जाती है। एंडी कहता है कि जब तुमने मुझे पकड़ा था तब तुम्हारी उम्र 16 साल की थी, उस हिसाब से तुम 66 साल की हो गई होगी, पर तुम्हें देखकर लग नहीं रहा। तुमने यूनियन की बूढ़े होने से रोकने वाली दवाई यूज की है। ये सुनते ही गैना अपनी पावर से एंडी का मुंह बंद कर देती है। गैना एंडी से कहती है, ज्यादा मत बोलो, तुम्हें पता है ना मैं हमेशा ही जवान रहूंगी। ऐसा बोलकर गैना एंडी का मुंह कुचलने लगती है, पर एंडी अपने मुंह का उतना हिस्सा काट देता है जितना गैना ने अपनी पावर से पकड़ रखा था। ये देखकर गैना खुश हो जाती है और कहती है, एंडी तुमने तो बहुत सारी नई ट्रिक्स सीख ली हैं। फूको एंडी से पूछती है, तुम ठीक हो? ये देखकर गैना फूको से जलने लगती है और कहती है, मैं एंडी से पहले मिली थी और ये मेरा पहला प्यार है। इसके बाद गैना बताती है कि जब गैना ने एंडी को पकड़ा था तब यूनियन में सभी सीट्स फुल हो गई थी, जिसकी वजह से एंडी को जेल में डाल दिया गया था। गैना एंडी से बाद में उसे पकड़ने के लिए माफी भी मांगती है, पर एंडी गैना से कहता है, मैं तुमसे हार गया इसीलिए मैं यहाँ हूँ। खैर यहाँ पर मैं डेली मरने के नए तरीके देखूंगा और अपने खुद के रूल्स को समझ पाऊंगा। जिस दिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगा उस दिन हम फिर से लड़ाई करेंगे। ये सुनकर गैना एंडी से प्यार करने लगती है। गैना आगे कहती है, उसके 10 साल बाद तुम वहाँ से भाग गए और उसके 40 साल बाद तक तुम ऐसे गायब हुए कि किसी को तुम्हारा पता ही नहीं चला। गैना बोल ही रही होती है तभी एंडी बॉम्ब गैना की तरफ फेंकता है, पर गैना अपने बैरियर की वजह से बच जाती है। गैना आगे कहती है, जैसे ही हमें तुम्हारा पता चला वो आलसी शैन तुमसे लड़ने के लिए निकल गया। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया भी नहीं, पर एक बात अच्छी हुई कि वो अपने साथ रोबोट लेकर गया था जो अब मर चुका है। इससे अब एक सीट खाली हो गई है और तुम अब यूनियन ज्वाइन कर सकते हो। एंडी आगे एक फ्लैश बॉम्ब गैना की तरफ फेंकता है जिससे बहुत तेज लाइट निकलती है, जिससे गैना को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस मौके का फायदा उठाकर एंडी गैना पर अपनी तलवार से हमला करता है, पर फिर से गैना अपने बैरियर की वजह से बच जाती है। इसके बाद गैना एंडी पर हमला करती है जिससे एंडी का एक पैर कट जाता है और एंडी गैना से बचकर दूर हो जाता है। फूको एंडी से कहती है,
क्या तुम्हें नहीं लगता हमारे पास अभी मौका है, हमें बचकर भाग लेना चाहिए? जिस पर एंडी कहता है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं इतने समय से जानकारी इकट्ठा कर रहा था। इसके बाद फूको एंडी से उसके दोस्तों के बारे में पूछती है, जिस पर एंडी कहता है वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर फूको डर जाती है और कहती है, अब हम क्या करेंगे? एंडी उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, गेना जिससे चीजों को रोकती है, मैं उसे अपनी तलवार से काट दूंगा। एंडी आगे गेना ने अब तक जो भी पावर यूज की होती है उनके बारे में बताता है। गेना पानी को कठोर बना देती है जिससे वो पानी पर चल सके। दूसरी यह है कि गेना चीजों को हवा में उठा सकती है। इसके अलावा तीसरी और उसकी मेन पावर है जिसमें गेना इनविजिबल दीवार और सीढ़ियां बना सकती है। एंडी आगे सोचता है, अगर हम ये माने कि गेना सभी चीजों को कठोर बना सकती है तो उससे पहली चीज प्रूव हो जाती है कि उसने पानी को कैसे कठोर बनाया, पर फिर वो इनविजिबल दीवार कैसे बना सकती है? ऐसा सोचते हुए एंडी लगातार अपनी उंगली को गोली की तरह गेना पर शूट कर रहा होता है, पर गेना के बैरियर की वजह से उसका कोई असर नहीं होता। गेना अपने हाथ को बहुत तेज से घुमाती है और एंडी की तरफ फेंकती है। एंडी फूको को अपनी टांगे ऊपर करने के लिए कहता है। इससे गेना के हमले से फूको बच जाती है, पर एंडी की बॉडी के नीचे का हिस्सा कट जाता है। एंडी जमीन पर आकर फिर से खुद को हील कर लेता है। गेना आगे एंडी से कहती है, तुम चाहते तो इस हमले से बच सकते थे, पर तुम तो फूको को बचा रहे हो। अगर पिछले हमले में ये लड़की मर गई होती तो हमारी लड़ाई ज्यादा मजेदार हो सकती थी। ऐसा बोलकर गेना एंडी को फिर से पकड़ लेती है। एंडी गेना से पूछता है, आखिर तुम कौन से पिछले हमले की बात कर रही हो? गेना बताती है कि जब तुम बोट पर थे तब उस समय मेरा हमला सीधा फूको को लगता तो इसकी राम नाम सत्य हो चुका होता। फूको एंडी से पूछती है, क्या तुम्हें कुछ हुआ? गेना कहती है, मैंने एंडी के बॉडी के निचले हिस्से को पकड़ रखा है, अब तुम कहीं नहीं भाग सकते हो। वैसे भी ये लड़की यूनियन ज्वाइन करने के काबिल नहीं है। ये सब सुनकर एंडी कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फूको बस मेरी है, हम दोनों साथ ही में रहेंगे। गेना कहती है, ठीक है, फिर मैं फिर से तुम्हारा सर अपने साथ लेकर जाऊंगी और इस बार तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। ऐसा बोलकर गेना एंडी के पास आती है, पर एंडी अपने मुंह के अंदर एक बॉम्ब रख लेता है और अपने सर को बॉडी से अलग करते हुए हवा में फेंकता है, जिसके बाद एंडी खुद की बॉडी को हील कर लेता है। बॉम्ब के फटने की वजह से एंडी की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं और चारों तरफ खून ही खून गिरने लगता है। एंडी गेना से कहता है, मुझे पता चल गया तुम किस चीज को रोकती हो, तुम किसी भी चीज को उसका नेचर बदलने नहीं देती। तुम्हारी एबिलिटी का नाम है अनचेंज। हमें बताया जाता है कि जो खून चारों ओर गिरा होता है उसकी वजह से एंडी देख पाता है कि गेना ने उसके आसपास की हवा को कठोर कर रखा है। आगे फूको एंडी का उड़ता हुआ सर पकड़ लेती है। एंडी की बातें सुनकर गेना कहती है, ओह, तुम्हें पता चल गया, लेकिन इससे तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। जिस पर एंडी फूको से कहता है, अब मेरी हेल्प करने की तुम्हारी बारी है। फूको एंडी का सर अपने टॉप के अंदर रख लेती है और एंडी खुद को हील कर लेता है। एंडी गेना से कहता है, तुम अपने आसपास की एयर को एक जगह फिक्स करके कठोर कर देती हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें आज तक छू नहीं पाया, पर हम दोनों तुम्हें जरूर हरा देंगे। हम देखते हैं कि एंडी फूको के कपड़े के अंदर घुस चुका होता है और फूको को उसे जोर से पकड़ने के लिए कहता है। ये देखकर गेना शॉक हो जाती है और फूको से कहती है, तो तुम ये सब चीजें पब्लिक में कैसे कर सकती हो? तुम अपने तरबूज एंडी से दूर रखो। अब समझ आया एंडी इतनी कमजोर लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। पर कोई बात नहीं, कुछ समय बाद तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा और मैं हमेशा ही जवान रहूंगी। ये सुनकर एंडी कहता है, तुम भी चेंज हो जाओगी क्योंकि तुम एक एक्सटर्नल टारगेटर हो। जिस पर फूको पूछती है, ये क्या होता है? एंडी बताता है कि वो नेगेटर जो अपने अलावा दूसरों को अफेक्ट करते हैं उन्हें एक्सटर्नल टारगेटर कहते हैं। जैसे तुम और गेना, मैं एक इंटरनल टारगेटर हूँ क्योंकि मैं केवल खुद को ही अफेक्ट करता हूँ। आगे एंडी गेना का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि गेना ने मुंह पर मेकअप लगा रखा है, इसी वजह से उसकी असली एज नहीं दिख रही, उसकी चेस्ट अभी भी पहले जैसी ही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि गेना की पावर्स किसी जिंदा चीजों पर काम नहीं कर सकती। ये सुनकर गेना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और एंडी पर हमला करने लगती है। एंडी गेना के हमले से बचकर हवा में उड़ने लगता है। एंडी के खून से आसपास की हवा लाल हो जाती है, जिससे एंडी गेना के इनविजिबल हाथों को बड़ी ही आसानी से देख पाता है। एंडी फूको से कहता है, हमें बस अब एक रास्ता निकालना है जिससे हम गेना के बैरियर को तोड़ सकें। आगे फूको नोटिस करते हुए एंडी से कहती है, गेना हम दोनों से बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसके बाद भी वो केवल तेज चल रही है
आखिर वो भाग क्यों नहीं रही। ये सुनकर एंडी को आइडिया सूझता है और वो फूको को शाबाशी देता है। अब हमें बस एक रास्ता चाहिए जिसमें हम तुम्हारा अनलक गैना पर गिरा सकें। तभी एंडी हवा में किसी चीज से टकराता है और उड़ते हुए आइलैंड पर गिर जाता है। एंडी जैसे ही ऊपर देखता है तो बहुत सारी लेजर्स आकर एंडी पर हमला कर देती हैं, जिससे एंडी उनसे बच जाता है। गैना एंडी से कहती है, तुम हमारी रिसर्च के बीच में मत आओ। क्या उस चूतिया सेन ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं यहाँ पर एक और नेगेटर की खोज कर रही थी। मैं झील के टुकड़े करके उसके पानी को हार्ड करके देख रही थी, पर अब मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसकी जगह फूको को पकड़ कर ले जाऊंगी। ऐसा बोलकर गैना सभी लेजर्स बंद कर देती है। हमें उस उड़ते हुए आइलैंड के ऊपर एक यूनियन का शिप दिखाई देता है। आगे गैना फूको से पूछती है, तुम्हें बदलाव पसंद है ना? लेकिन मुझे बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं। गैना एंडी की मेमोरीज को याद करते हुए कहती है, मैं हमेशा पहले जैसे ही रहना चाहती हूँ। मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। इसके लिए तुम्हें मरना होगा। किसी इंसान के लिए सबसे बड़ा बदलाव उसकी मौत होती है। ऐसा बोलकर गैना एंडी पर हमला कर देती है। एंडी अपनी तलवार से गैना के हमले को रोक देता है, पर गैना का हमला बहुत ताकतवर होता है जिससे एंडी दूर जाकर गिरता है। एंडी गैना से कहता है, मैं फूको को जितना चाहे उतना बदल दूंगा और साथ में उसके दिल को भी बदल दूंगा। जब तक ये नहीं होता तब तक मैं इस लड़की को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं इसे हर कीमत पर जिंदा रखूंगा और उसे मेरे प्यार में गिरा कर रहूंगा जिससे मुझे एक अच्छी मौत मिल जाए। ये सुनकर गैना कहती है, यूनियन बहुत ही खराब जगह है जिसके अंदर ये लड़की ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। एंडी देखता है कि गैना के बैरियर के नीचे से पानी अलग बह रहा है। गैना आगे कहती है, इसीलिए मैं इस लड़की को आज ही मार दूंगी। आगे गैना अपनी पूरी पावर से एंडी पर हमला करती है। एंडी गैना के हमलों से बचता हुआ फूको से कहता है, गैना के पैरों के नीचे उसके बैरियर में एक होल है। इसकी वजह से गैना के आसपास बैरियर होते हुए भी वो चल पाती है। मैं अगर किसी तरह से उस बैरियर के अंदर घुस पाऊं तो जो भी अनलक मैंने अभी तक इकट्ठा किया हुआ है उसका यूज कर सकता हूं। पर मैंने जो पानी उस होल से आता हुआ देखा था उससे लगता है कि होल बहुत ही छोटा है जिससे केवल मेरा सर ही अंदर जा सकता है, पर वो मेरे सर को बड़ी ही आसानी से किक मारकर बाहर निकाल देगी। पर चलो ट्राई करते हैं। ऐसा सोचकर एंडी गैना के हमलों से बचता हुआ पानी में घुस जाता है। तभी अचानक से एंडी की तलवार आकर गैना के बैरियर पे लगती है। ये देखकर गैना चौंक जाती है। हम आगे देखते हैं कि एंडी हवा में उड़ता हुआ अपने हाथ काट देता है जिससे बहुत सारे खून से गैना का बैरियर कवर हो जाता है और उसे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद एंडी और फूको मिलकर गैना के बैरियर को घुमा देते हैं जिससे होल का मुंह जमीन से उठकर सामने आ जाता है। इसी का फायदा उठाकर फूको एंडी का सर गैना के बैरियर में घुसेड़ देती है और जैसे ही एंडी होल के अंदर जाता है एंडी गैना से कहता है, मुझे पता था कि अगर मैं बैरियर के बाहर से हमला करता हूँ तो बैरियर पर कोई असर नहीं होता, पर अब जब मैं अंदर आ चुका हूँ तो मेरा अनलक भी इसके अंदर आएगा। मुझे पता है कि मेटियोर या कोई हैवी अटैक तुम्हारे बैरियर पर काम नहीं करता, पर जब मैंने लाइट बॉम्ब तुम्हारे ऊपर फेंका था तब लाइट तुम्हारे बैरियर के अंदर चली गई थी और मैं गैस कर सकता हूँ कि जो तुम्हारी शिप है वो हमला उसी से होगा। इसी के थोड़ी ही देर बाद एक तेज लाइट शिप से निकलती है और गैना के बैरियर पर पड़ जाती है। यह हमला इतना जोरदार होता है कि इससे गैना का बैरियर के साथ साथ एक पहाड़ भी टूट जाता है। हम आगे देखते हैं कि गैना की पावर्स की वजह से जो आइलैंड का हिस्सा हवा में उड़ रहा था वो वापस से पानी में गिर जाता है। उसके साथ फूको भी पानी में गिर जाती है। आगे फूको पानी से बाहर आती है और एंडी के बारे में चिंता करने लगती है। फूको सोचती है कि गैना की पावर्स रिलीज हो चुकी हैं, तो क्या वो मर गई है? ऐसा सोचकर फूको गैना की तरफ भागती है। हम आगे देखते हैं कि एंडी गैना के बगल में बैठा होता है और गैना मरने की हालत में जमीन पर पड़ी होती है। एंडी पहले गैना को मारने का ट्राई करता है लेकिन फिर उसे छोड़ देता है। गैना फूको से कहती है, मैं खुद को बदलना चाहती थी पर मैंने यूनियन के कहने पर कितने ही लोगों को पकड़ा है और उन्हें मार दिया, फिर भी कुछ नहीं बदला। मुझे पता है आने वाले समय में इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मुझे लगता था कि हमारा मिशन इस बदलाव को रोकना है। आगे गैना फूको से कहती है, मुझे तुम्हारी पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चांद के आसपास सितारे भी हो सकते हैं। आगे गैना रोने लगती है और कहती है, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मेरी बूढ़े होने से बचाने वाला मास्क उतर रहा है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे ऐसे देखे। तुम्हारे लिए यूनियन में अब 2 सीट्स खाली हो चुकी हैं। तुम लोग आराम से मजे करो। उसके बाद एंडी गैना को गले लगाता है। गैना कहती है कि मैं अभी बहुत खराब दिख रही हूँ, जिस पर एंडी कहता है, कुछ झुर्रियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी तुम बहुत सुंदर हो। ये सब देखकर फूको रोने लगती है और गैना मर जाती है।
इस एपिसोड की शुरुआत में फूको गैना की मौत को याद करके रो रही होती है। एंडी फूको को दिलासा देते हुए कहता है गैना हमेशा से ही मरना चाहती थी। गैना भले ही सामने से कुछ और दिखाती हो, पर उसे ये जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए दूसरे नेगेटर्स को मारना पड़ता था। गैना जब भी मेरे पास आती थी तो वो हमेशा ही ऐसी बातें किया करती थी। मैंने उसे मजाक में भी कहा था कि जब भी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तब मैं सबसे पहले तुम पर ही हमला करूंगा। ये सुनकर गैना खुश हो गई थी, पर शायद अब लगता है कि गैना ने इसको सच समझ लिया था। आगे एंडी कहता है कि तुम्हारे अनलक की वजह से हमने गैना को मुक्ति दिला दी, इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये सुनने के बाद फूको एंडी से कहती है कि हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हम जैसे निगेटर्स को गैना के जैसे सफर ना करना पड़े, कुछ ऐसा जिससे हम यूनियन को बदल सकें। ये सुनकर एंडी जोश में आकर फूको को हाँ कह देता है। एंडी आगे कहता है हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, हमें लेने के लिए कुछ ही देर में यूनियन के लोग आते ही होंगे। इसी के तुरंत बाद जहाँ पर एंडी और फूको बैठे होते हैं उसके ऊपर हवा में एक दरार पड़ जाती है, जिससे एक दानव निकलकर फूको और एंडी को पकड़ लेता है। वो दानव दोनों लोगों को एक ट्यूब में फेंक देता है, जिससे होकर एंडी और फूको यूनियन के ऑफिस पहुंच जाते हैं। जैसे ही एंडी ऑफिस पहुंचने वाला होता है, वो यूनियन के बाकी मेंबर्स पर अपनी उंगलियों को गोली की तरह यूज करके हमला करता है, पर सभी मेंबर्स एंडी के हमले से बच जाते हैं। एंडी उनसे कहता है अगर तुम लोग खुद ही मर जाते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एंडी और फूको को देखकर शैन खुश हो जाता है। हमें एक सफेद बालों वाली लड़की दिखाई देती है जो दोनों से कहती है तुम लोग एकदम वैसे ही हो जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। अगली सीन में हमें यूनियन के सभी मेंबर्स दिखाए जाते हैं। पहला जूइस, दूसरा शैन, तीसरा बिली, चौथा फिल, पांचवा तातियाना, छठवा इशिन, सातवां टॉप, आठवां निको और नौवां व 10वां फूको और एंडी होते हैं। आगे एक रोबोट तातियाना एंडी पर हमला कर देता है। वो रोते हुए कहता है एंडी एक हत्यारा है, उसने गैना को मार दिया है। ये सुनकर यूनियन का एक और मेंबर बिली तातियाना को समझाते हुए कहता है यूनियन के मेंबर को आपस में लड़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पर तातियाना बिली की नहीं सुनता। ये देखकर यूनियन मेंबर्स की लीडर जूइस अपनी पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से तातियाना उसके पास बैठे हुए बिली पर हमला करने वाला होता है और एंडी भी फूको की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। जूइस दोनों से कहती है अगर तुम लोग नहीं माने तो फूको और बिली दोनों लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर एंडी और तातियाना दोनों शांत हो जाते हैं। अगली सीन में हमें बताया जाता है कि आज की डेट 6 अगस्त होती है। सभी यूनियन मेंबर्स की मीटिंग शुरू हो जाती है। हमें वही दानव दिखाया जाता है जिसने एंडी और फूको को पकड़कर यूनियन के ऑफिस में भेजा था। इस दानव का नाम अपोकलिप्स होता है। ये दानव एक किताब के अंदर बंद रहता है। एंडी और फूको को देखकर अपोकलिप्स कहता है मुझे ताजे खून की स्मेल आ रही है। आगे जूइस उसे ऑर्डर देती है, जिसके बाद अपोकलिप्स बुक को खोल देता है और बुक से 6 पर्चे निकालता है। अपोकलिप्स सभी मेंबर्स को इन पर्चों के बारे में एक एक करके बताता है। हर एक पर्चे में एक टास्क लिखा होता है। इन 6 टास्क में से इन्हें 5 नेगेटर्स को पकड़ना है, अनवर्न, अनसीन, अनईट, अनस्पॉइल और अनपास्ट को। आखिर में अपोकलिप्स कहता है अगर तुम सभी ने ये टास्क 31 अगस्त तक कंप्लीट नहीं करे तो उसकी एक पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी के तौर पर तुम सभी को यूएमए गैलेक्सी को ऐड करना होगा। यहाँ यूएमए का फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड मिस्टीरियस एनिमल, यानी कि अज्ञात रहस्यमय जीव। ये सुनकर फूको एंडी से कहती है आखिर ये यूएमए गैलेक्सी क्या होता है, जिस पर एंडी फूको को चुप कराते हुए कहता है कि अभी तुम थोड़ा चुप रहो और जानकारियां पर ध्यान दो। अपोकलिप्स की बातें सुनने के बाद जूइस एक और मेंबर निको को सभी लोगों के डाटा को एनालाइज करने के लिए बोलती है। हम देखते हैं कि निको के सर के अंदर एक वायर आकर घुस जाती है, जिससे कुछ देर बाद निको बताता है हमें अपोकलिप्स ने जो यूएमए बताए थे उनमें से शुरुआत के 3 को पकड़ना सबसे ज्यादा आसान रहेगा। हमारे लोग जो चीजों की जांच करते हैं उनके डाटा की वजह से हमें इन तीनों के ठिकाने और उनकी पावर्स के बारे में पता है। इसके अलावा हमें सबसे पहले अनवर्ण को पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा इनाम है। इसके बाद निको कहता है हमारा एक और टास्क है जिसमें हमें 11th मेंबर को ढूंढना है। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है और अगर हम उसका पीछा करेंगे तो शायद हमारे कुछ मेंबर्स की जान भी जा सकती है।
ये सुनकर उनकी लीडर जूइस कहती है ठीक है, फिर हम पेनल्टी को एक्सेप्ट करते हैं। हम सभी लोग केवल शुरुआत के 3 टास्क को कंप्लीट करने पर ध्यान देंगे और उनके इनाम को आपस में बांट लेंगे। हम इस बार केवल अपनी ताकत को ही बढ़ाने में ध्यान देंगे। ये सब सुनकर फूको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और अपने पास बैठे हुए एक और मेंबर टॉप से अपोकलिप्स के बारे में पूछती है। टॉप फूको को बताता है अपोकलिप्स इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी चीज है। जब सभी मेंबर्स टेबल पर बैठ जाते हैं तब ये हमें कुछ टास्क बताता है। अगर हम टास्क को पूरा करते हैं तो हमें उसके बदले में इनाम मिलता है और अगर नहीं करते तो हमारे ऊपर कुछ पेनल्टी लगा दी जाती है। टॉप के बातों को सुनकर फूको कहती है कि हमें ऐसा करने की आखिर जरूरत क्या है। आगे फूको अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और सभी लोगों से कहती है आखिर हमें इस किताब से दिए टास्क को करने की क्या जरूरत है और हमें इससे हासिल क्या होता है। हम बस खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गैना ने खुद हमसे कहा था कि उसने बहुत कोशिश की चीजों को बदलने की, पर उसके बाद भी कुछ नहीं बदला, जिसकी वजह से वो खुद बहुत ही ज्यादा दुखी थी। अब बताओ तुम लोग, क्या सही में हमें इस किताब की बातों को मानना चाहिए? हमारे 4th टास्क में लिखा है कि हमें एक और नेगेटर अनसीन को पकड़ना है। क्या तुम लोगों ने जो मेरे और एंडी के साथ किया वही तुम दूसरों के साथ भी करने वाले हो? अगर हम अपनी पावर्स को हटा दें तो हम भी तो एक नॉर्मल इंसान ही हैं। आखिर क्या चीज है जो तुम सब लोगों को रोक रही है? फूको की बातें सुनकर जूइस कहती है अभी तक 98 बार रूल्स को पृथ्वी पर ऐड किया गया है, जैसे संभोग, मौत, जातिवाद, बीमारी। अगर मान लो हम कुछ भी नहीं करते हैं तब भी हर 3 महीने में पूरी अर्थ के ऊपर एक नई पेनल्टी लगा दी जाती है। इस चीज को रोकने के लिए हम सभी लोग काम करते हैं। हमारी ताकत कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि हम बुक के सभी टास्क को पूरा कर सकें। इसीलिए हम लोग यूएमए को पकड़कर उनकी पावर का यूज करते हैं जिससे हम ताकतवर बन सके। एक दिन हम इतने ताकतवर बन जाएंगे कि उसके बाद हम उस इंसान या भगवान को ढूंढ लेंगे जो इस किताब के पीछे छुप कर बैठा हुआ है और हमारे ऊपर ये रूल थोप रहा है, और उसके बाद हम उसे मार डालेंगे। जूइस आगे बताती है सारे टास्क वही लोग कंप्लीट कर सकते हैं जो इस टेबल के चारों ओर बैठे होते हैं। हम पावर्स वाले लोगों को कैद कर लेते हैं जिससे जब हमारा कोई मेंबर मारा जाता है तो हम उसे फटाफट बदल सके। हम तुम्हें और अनडेड दोनों की पावर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और खासकर तुम्हारी पावर को। इसीलिए मैंने ही तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था। इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। पर जब शैन ने मुझे तुम लोगों के बारे में बताया कि तुम लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने सीट खाली होने पर तुम्हें यूनियन में इनवाइट किया। ये सभी बातें सुनकर फूको कहती है पर अभी तो मैंने तुम्हें इन सब चीजों के लिए मना किया है ना? जिस पर जूइस कहती है ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम हमारी लीडर बन जाओ। लीडर बनने के लिए तुम्हें मुझसे ज्यादा टास्क कंप्लीट करने होंगे। ये सुनकर फूको कहती है आखिर ऐसे कितने टास्क हैं? तभी बीच में एंडी उठकर अपोकलिप्स के पास जाता है और उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है बताओ तुम्हारे सभी टास्क में से सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क कौन सा है? ये देखकर टॉप और फूको डर जाते हैं। अपोकलिप्स बताता है इन सभी में से सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क है 3रा टास्क जिसमें हमें अनस्पॉइल को पकड़ना है। इसके लिए टोटल 3 मेंबर्स लगेंगे। ये सुनकर एंडी कहता है ठीक है, इस टास्क को पूरा करने के लिए मैं, फूको और सैन जाएंगे। ये सुनकर सैन कहता है आखिर मैं क्यों? अपोकलिप्स एंडी की बात सुनकर उसे डन कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुई फूको को मिशन के लिए यूनियन की ड्रेस देती है और उसे रेडी करने लगती है। फूको मुई से कहती है तुम मुझे मत छुओ, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर मुई कहती है मैं शैन के नीचे काम करती हूँ, वो जो भी ऑर्डर देंगे मैं उसे पूरा करती हूँ। आगे फूको मुई से कहती है क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? जिस पर मुई कहती है जो लोग गोल टेबल के चारों ओर बैठते हैं और जिनके पास एक बैच होता है वही लोग केवल टास्क को पूरा कर सकते हैं। मेरे पास कोई भी बैच नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। इसके बाद मुई फूको से कहती है प्लीज तुम सैन का ध्यान रखना। जिस पर फूको कहती है अबे मैं खुद एंडी के भरोसे हूँ, तुम मुझसे क्या बोल रही हो? मैं बहुत ही यूजलेस हूँ। आगे दोनों लोग शैन और एंडी से मिलने के लिए चले जाते हैं। फूको मुई की बातों के बारे में सोचती है कि आखिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निगेटर बनना चाहते हैं। आगे हमें एंडी आधे कपड़े पहने हुए भागता हुआ दिखाई देता है। तभी एंडी का पेट फूको के गाल से टच हो जाता है जिससे एंडी पर फूको का अल्लाह गिरता है और ऑफिस की एक दीवार खुल जाती है जिससे लावा निकलकर एंडी को जला देता है। आगे दीवार ठीक हो जाती है और एंडी खुद को हील कर लेता है और शैन से कहता है आखिर ये ऑफिस कहाँ बनाया हुआ है? शैन कहता है
मैंने तुम्हें जो कपड़े दिए थे उनका क्या हुआ? जिस पर एंडी कहता है वो तो लावा में जल गए, वैसे भी मुझे इन कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सैन एंडी को समझाता है तुम्हें मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक सूट और टाई और बैच की जरूरत है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इस सूट पर किसी भी गोली का असर नहीं होता। इसके अलावा कोई चाकू भी मारता है तो उसका भी कोई असर नहीं होगा। टाई की हेल्प से हम किसी भी सरकारी चीजों का फ्री में यूज कर सकते हैं और ये टाई किसी भी दूसरी भाषा को समझने में हमारी मदद भी करती है और बैच किसी भी मिशन को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। ये सब सुनने के बाद एंडी कहता है ठीक है, पर मुझे बैच के अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैं और फूको अब यूनियन के लोगों से फ्री हैं, इसीलिए हम बादलों में डेट पर जाएंगे और तुम जाकर मिशन को पूरा करोगे। ये सुनकर सैन एंडी से बहस करने लगता है। अगली सीन में ऑफिस के अंदर अनाउंसमेंट होती है। हमें बताया जाता है कि एक यूएमए ऑफिस के एक इंसान को मारकर भाग रहा होता है और उसे तुरंत ही पकड़ना होगा। जब टॉप ये अनाउंसमेंट सुनता है तो वो कहता है खुद के पॉइंट्स बढ़ाने का ये सबसे सही मौका है। हम देखते हैं कि मुई एंडी, फूको और सैन को उसके बारे में बताती है। मुई कहती है कि ये यूएमए किसी भी इंसान से चिपक कर उसके पसंदीदा कपड़ों में बदल जाता है। इसके बाद वो उस इंसान की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। तभी वो यूएमए एंडी के पीछे आकर एंडी पर हमला कर देता है। वो एंडी के मुंह पर पंच मारता है, पर एंडी उसे पकड़कर अपने सर से उसके सर पर जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। मुझे आगे बताती है कि अगर एक बार इस यूएमए ने जिस इंसान की बॉडी पर कब्जा कर रखा है और वो इंसान चल फिर नहीं पाता, तो ये फिर से किसी दूसरे इंसान की बॉडी पर कब्जा कर लेता है जो उसके सबसे आसपास होती है। जिसके बाद यूएमए मुई की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। मुई के कपड़ों को देखकर एंडी कहता है तुमने तो कहा था कि ये अपने पसंदीदा कपड़ों में बदल जाता है, पर मुई के कपड़े तो सेम है। जिस पर सैन कहता है तुम्हें मुई के कपड़ों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। हम देखते हैं कि मुई एकदम से सैन के जैसे दिखने लगती है और उसके कपड़ों की कॉलर पर भी एक बैच आ जाता है। जिसके बाद मुई एंडी और सैन से लड़ने लगती है। एंडी सैन से मुई पर उसकी पावर यूज करने को बोलता है, जिस पर सैन कहता है मुई खुद से नहीं लड़ रही, बल्कि ये काम उसके कपड़े करवा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मेरी पावर्स का कोई काम नहीं है। ये सुनकर एंडी कहता है मतलब तुम्हारी पावर किसी काम की नहीं है। इसके बाद दोनों लोग फिर से लड़ने लगते हैं। आगे फूको मुई के बारे में सोचती है कि हम अभी ही मिले हैं, पर मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसा सोचकर फूको अपने ग्लव्स उतार देती है और मुई को छू लेती है। हम देखते हैं कि इसके बाद छत से एक ईंट आकर मुई के सर पर गिरती है और मुई बेहोश हो जाती है। जिसके बाद यूएमए मुई से निकलकर फूको की तरफ भागता है। हमें बताया जाता है कि ये यूएमए लड़कों की तरह लड़कियों से ज्यादा चिपकता है। जैसे यूएमए फूको को पकड़ने वाला होता है, एंडी उड़ता हुआ फूको के पास पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है, पर यूएमए एंडी के ऊपर चिपक जाता है। एंडी फूको से कहता है क्या तुम पागल हो गई थी? तुम्हें पता था ना कि ये लड़कियों से ज्यादा चिपकता है। जिस पर फूको कहती है हाँ, पर मुई की जगह मुझसे लड़ना आसान होगा। आगे मुई सैन से माफी मांगती हुई कहती है मैंने आपको परेशान कर दिया जिसने मुझे बचाया था। जिस पर सैन कहता है कोई बात नहीं, तुम अच्छा कुंग-फू कर लेती हो, आखिर हमारी डेली की प्रैक्टिस काम आ रही है। मैं आशा करता हूँ कि तुम एक दिन खुद से कुंग-फू करना सीख जाओगी। आगे हम देखते हैं कि यूएमए एंडी के ऊपर चिपक जाता है और किसी भी तरह के कपड़ों में नहीं बदल पाता। यूएमए एंडी की बॉडी से निकल कर कहता है आखिर तुम किस तरह के चूती हो यार, ऐसे कपड़े कौन मांगता है जो फटने के बाद खुद सही हो जाए और जब भी उन्हें पुकारा जाए वो भागते हुए तुम्हारे पास आ जाए हैं? ये सुनकर एंडी कहता है मतलब तुम किसी काम के नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग के नीचे के फ्लोर से एक तेज बिजली निकलती है जिससे अनडेड मर जाता है। ये बिजली फ्लोर के नीचे से इसीलिए निकलती है क्योंकि निको फिल के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अनडेड पर बिजली का हमला देखकर फूको कहती है कहीं ये मेरा अनलक तो नहीं है। आगे एंडी खुद को हील कर लेता है और यूएमए एक यूनियन के सूट में बदल जाता है। एंडी उससे कहता है तुम्हें 15 सेकंड लगे खुद को रीजनरेट करने में, तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। जिस पर वो यूएमए गुस्सा करने लगता है। आगे फूको उस यूएमए का नाम क्लॉथी रख देती है। हमें आगे बताया जाता है कि अनडेड ने क्लॉथी को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से उसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और उसे नंबर 9 पर प्रमोट कर दिया जाता है। आगे एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जूइस कहती है आखिर हमने एंडी को ज्वाइन करने के लिए इतना वेट किया था, वो बेकार नहीं गया।
अगले सीन में यूनियन के लोग निको को बताते हैं न्यूयॉर्क सिटी में एक सड़ी हुई लाश घूम रही है। ये शायद UMA अनस्पॉइल्ड से रिलेटेड हो सकती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।